एक बीएसएफ के जवान के अंदर ऐसा कौन सा माइंडसेट होना चाहिए, प्री रिक्विजिट है कि वो हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा कर सके? बीएसएफ एक्ट आर्मी एक्ट एंड रूल के आधार पर बनी है, जहां सोने की सजा सजाए मौत है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री वहाँ पर मौजूद हैं, उनका निकलने का समय हो रहा है और एक अटैक उसी टाइम हो गया। खुद के राष्ट्रपति मतलब जनरल परवेज मुशर्रफ वाज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। 2005 में जो रावलपिंडी में इनके कारकेट पे अटैक हुआ, वो भी सैयद मोहम्मद उमर शेख का ही प्लान था। और 20 जनवरी 2000 की जैश ए मोहम्मद जो बनी, आज 2025 चल रहा है, अभी भी कश्मीर में सबसे एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। सर वो फ्रंट के लोग थे। इतने सक्सेसफुल कैसे हो पाए आपकी नज़र में? नमस्कार, उन्नत केसरी एजुकेशन के एक और महा एपिसोड में आपका स्वागत है। हम इस एपिसोड को महा एपिसोड इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आज ना केवल हमारे सामने एक दिग्गज बैठे हैं, बल्कि एक महान हस्ती ऐसी बैठी है जिन्होंने हमारे देश और समाज के लिए अभूतपूर्व योगदान दिए हैं। हेयर आई प्रेजेंट टू यू मिस्टर नरेंद्र नाथ धर दुबे जी, जिन्होंने न केवल कश्मीर ऑपरेशंस में अपनी भूमिका निभाई, बल्कि एनआईए जैसी एजेंसी में भी ये एक फाउंडिंग मेंबर रहे और इन्होंने हमारे देश के लिए ऐसे ऐसे ऑपरेशंस कंडक्ट किए जो ना केवल हमारे जैसे यूथ के लिए अनइमेजिनेबल है, बल्कि एक इंस्पिरेशन भी है। नमस्कार सर। थैंक यू नाथ। तो सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीएसएफ एक ऐसा टफ करियर है जिसमें आपको बहुत से सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। तो उस सैक्रिफाइस की बुनियाद और बीएसएफ तक का सफ़र सर आपका कैसा रहा? बुनियाद की जहाँ तक बात करें तो बीएसएफ एज ए करियर चुनने के लिए एक तो कुछ मेंटली आदमी को वो एक स्ट्रांगनेस और वो टफनेस की एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये एक तरह से नौकरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एक वर्क फील्ड है जिसमें आपको उसी माइंडसेट और उसी जज्बात से काम करना पड़ता है। तो बीएसएफ को अगर आप सिर्फ एक करियर और एक जॉब के तौर पे लेते हैं तो शायद बीएसएफ को आप फुली एक बीएसएफ का जो वर्क ईथो है उसको आप फुली एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, उसको एंजॉय नहीं कर जस्टिस सकते। नहीं कर सकते उसके बिल्कुल साथ। नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते, ये अलग बात है कि कोई भी करियर है तो उस करियर से हमको एक इंसेंटिव मिलता है, एक फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलता है। हम उससे अपने लाइफ को बनाते हैं, जो कि हमारे लिए एक ऑक्सीजन का काम है। लेकिन यह एक सामान्य नौकरी नहीं है। दिस इज नॉट ए नॉर्मल करियर। दिस इज द सर्विस टू द नेशन। एग्जैक्टली, दिस सर्विस फॉर द नेशन एंड दिस इज वेरी डिमांडिंग। करेक्ट। अब आपको शुरुआत बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट जिसको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये क्यों डिमांडिंग करियर है। सबसे पहला ये है कि दिस इज ए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगर आप आज मॉर्निंग में और कल इवनिंग में हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी और यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप का आप ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट सुने और उनका कल का ऑडिटोरियम का भाषण सुना है, तो ट्रंप ने बोला हुआ है कि अगर देश को आपको सुरक्षित रखना है तो आपको अपने बॉर्डर को सुरक्षित रखना है। करेक्ट। तो आपको अपनी सीमाएं सुरक्षित रखनी है। और हम लोग आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक करीब 4 लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं। और कोई भी ऐसी लड़ाई बता दीजिए जो जो बॉर्डर के अलावा किसी इशू पे हुई हो। यानी सरहद के लिए ही सारी लड़ाई है दुनिया में। तो सर, आप टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स जिनकी आप बात कर रहे हैं, हमारे देश ने 4 लड़ाइयाँ ऐसी लड़ी जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स पर हुई, या कहीं ना कहीं उनकी फाउंडेशन एक बॉर्डर की बिल्कुल सिक्योरिटी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बीएसएफ के जवान के अंदर ऐसा कौन सा माइंडसेट होना चाहिए, प्री रिक्विजिट है कि वो हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा कर सके? देखिए, सबसे ज्यादा त्याग आदमी को छात्र जीवन में करना पड़ता है। एक स्टूडेंट है जिसको सबसे ज्यादा तपस्या करनी पड़ती है। जी। इसमें कहा गया है, काग चेष्टा वको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृहे त्यागी, विद्यार्थी की पंचको लक्षणम। श्वान निद्रा यानी स्टूडेंट है, उसको ज्यादा सोना नहीं है, उसको पढ़ना है। बीएसएफ का सीमा पर रखवाली करने वाला कोई भी संतरी, कोई भी जवान आप बताइए ऐसा है जो सो सकता है ड्यूटी के दौरान? बीएसएफ एक्ट आर्मी एक्ट एंड रूल के आधार पर बनी है, जहां सोने की सजाए मौत है। कहने में बड़ा अजीब लगेगा कि कोई आदमी है, नींद आती है, इंसानी रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर वह संतरी एक्टिव ड्यूटी में
बॉर्डर की सुरक्षा में अपनी ड्यूटी के दौरान सो गया तो उससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। गृह त्यागी, हमारी नौकरी का पहला शब्द ही है सीमा। भारत 3200 किलोमीटर बाई 3000 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई है हमारे देश की, और हमारे देश का जो लैंड बॉर्डर है वो करीब 15,000 किलोमीटर है, और हमारे देश का जो ओशन बॉर्डर है वो भी 15 और 16,000 किलोमीटर के ही बराबर है। यानी लैंड और ओशन बॉर्डर लगभग बराबर है, थोड़ा बराबर बहुत है। ही अंतर है। जी। और इस लैंड बॉर्डर का सबसे चैलेंजिंग बॉर्डर, जिसको कहते हैं कोर बॉर्डर एज सच, वो बीएसएफ के पास है। क्योंकि जो दो देश हैं जो 1947 में ट्विनेशन थ्योरी पे बंटे, जिसमें एक पश्चिमी सीमांत पे पाकिस्तान है, पूर्वी पे बांग्लादेश है, जो कि 1971 से पहले वो भी ईस्ट पाकिस्तान था, इसके अगेंस्ट बीएसएफ ऑलमोस्ट 7,500 किलोमीटर लैंड बॉर्डर पे तैनात है। तो आप, और जहां पर युद्ध जैसी स्थिति है, आप दो स्थिति समझ सकते हैं कि वार सिचुएशन, पीस सिचुएशन, लेकिन बीएसएफ 24/7 ऐसे जगह काम करती है जो नो वार नो पीस, मतलब वार भी नहीं है, पीस भी नहीं है। और बीएसएफ अगर कभी भगवान न करे वार छिड़ेगी या छिड़ी थी, उसमें बीएसएफ का वार टाइम रोल भी है। आर्मी के साथ कंधा से कंधा मिला करके युद्ध के फ्रंट पे स्पेसिफाइड ड्यूटीज को निभाना, रादर फर्स्ट लाइन ऑफ गाइड हम है, फर्स्ट लाइन ऑफ बॉर्डर डिफेंस बीएसएफ है। ये कथन ही नहीं है, सच्चा है। और पीस टाइम में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, आप सो नहीं सकते। पश्चिमी सेक्टर पे तो बीच में 2019 में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग पे एग्रीमेंट हुआ था, जो कि अभी सीज फायर टाइप चल रहा है, लेकिन ये बहुत ही फ्रेजाइल है और बड़ा ही वोलेटाइल है। ये क्रॉस बॉर्डर फायरिंग शांति से अशांति में कब बदल जाए इसका कोई टाइम मुहूर्त है नहीं है। कभी भी जब जब हमारे विपक्षी देश जब पाकिस्तान के इस तरह के स्कीम में मनाएगा तो वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग शुरू होगी, क्योंकि उनको इन्फिल्ट्रेशन कराना है। लैंड बॉर्डर्स के थ्रू अशांत लोगों को, उग्रवादियों को, आतंकवादियों को, स्मगलर्स को, एंटी नेशनल एलिमेंट को इंडिया के टेरिटरी के अंदर पुश करना है, उनका एजेंडा है जी। तो इस एजेंडा के अगेंस्ट 24/7 365 डेज ऑल वेदर कंडीशन में, उन टफ सिचुएशन में +52 डिग्री से -50 डिग्री तक काम करने वाली यही एक फोर्स है। ये अगर छेनीगुंड गुरेज दराज में डिप्लॉयड है तो -डिग्री में काम करती है, और राजस्थान के बॉर्डर जैसलमेर पे आती है तो वहाँ का रेत 52 डिग्री 53 डिग्री तक गर्म होता है, जिसपे आप पापड़ रख के सेक लीजिए। आप वीडियो देखिएगा, बहुत सारे ऐसे हैं जी। तो यहाँ का जवान इतना फ्लक्चुएटिंग कंडीशन में काम करता है, इतने वेरीड कंडीशन में काम करता है, जिसमें जलवायु भी है, मौसम भी है, लोकल सिचुएशंस भी हैं, ओपोनेंट के साथ जो थ्रेट है वो भी है, जिसमें मरने या गंभीर रूप से घायल होने का खतरा होता है। परिवार से दूर है, त्रिपुरा का जंगल हो, चाहे मणिपुर का एरिया हो, चाहे नागालैंड हो, सुंदरबन हो, रण कच्छ हो, सरक्रीक हो, या आप छेनीगुंड गुरेज दराज के एरिया हो, पंजाब हो, राजस्थान हो। तो बीएसएफ की जो ड्यूटी है बहुत ही डिमांडिंग है। तो इसको सिंपली करियर के तौर पे कोई अगर चुन के आने की इच्छा रखता है कि नौकरी है, इसके बदले हमको तनख्वाह मिलेगी, एक प्रमोशन मिलेगा, तो वो शायद इस लाइफ के सेटिस्फेक्शन को पूरा नहीं इंजॉय कर सकता। लेकिन अगर इस डिफ़िकल्टीज़ को इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी वो कहीं न कहीं फ्रेमवर्क में रखता है, तो उसको इससे ज़्यादा थ्रिलिंग जॉब नहीं है कहीं, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, अचीवमेंट के लिए खुला सरहद है, खुला आसमान है। आपको चैलेंजेस फेस करने के बाद जो रिजल्ट्स लाने हैं, वो रिजल्ट्स लाने के लिए आपके पास पूरा स्कोप है। तमाम भाषा, जाति, बिरादरी, पहनावे, बोलचाल, कलर, पूरी ऑल इंडिया पॉपुलेशन है बीएसएफ। एक प्लाटून, एक सेक्शन, एक कंपनी के अंदर आपको हर वर्ग, वर्ण, जाति, धर्म, भाषा, भोजन के लोग मिल जाएंगे, और सबका एक ही मकसद है, टू सिक्योर द इंडियन लैंड बॉर्डर एंड टू सिक्योर द कंट्री। ये एक बहुत बड़ी यूनिक चीज़ है बीएसएफ। सर, बीएसएफ ने आपको क्या सिखाया? बीएसएफ ने सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे सिखाई, वो सिखाई कि ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आज के टेक्नोलॉजी के टाइम में एक बड़ी भारी चुनौती ये आ गई है कि लोग इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गए हैं, को ह्यूमन कनेक्ट को मिस करते हैं। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप कितनी भी टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर जाएं,
लेकिन अगर ह्यूमन कनेक्ट आपका स्ट्रांग नहीं है तो आपका सक्सेस का ग्राफ बहुत ऊपर नहीं जा सकता है। वो इसलिए नहीं जा सकता कि ह्यूमन कनेक्ट ही एक ऐसा है जो लास्ट कंफर्मेशन देता है। यूएस फोर्सेज ओसामा बिन लादेन को ढूंढती नहीं पागल की तरह से, ऑलमोस्ट 6 7 8 साल तक ढूंढती नहीं। सारी टेक्नोलॉजी लगा के उन्होंने ये कंफर्म कर लिया कि जैकोबाबाद के फलाने जगह ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ है किसी हाइडआउट में। बट ओसामा बिन लादेन वहाँ छुपा हुआ है, उसके खिलाफ ऑपरेशन करना है, कितनी बड़ी चीज़ स्टेक्स पे हैं अमेरिका के। लेकिन फाइनली अगर डॉक्टर ने कन्फर्मेटरी रेकी करके ना बताया होता तो वो कि ऑपरेशन यस होता ही नहीं। आपका जो इन्फॉर्मेशन है ग्राउंड पर भी सही है, तो शायद आप ऑपरेशन से पहले पैर खींच लेते, क्योंकि वो उसके सफल होने के चांस शायद नहीं भी थे। तो कहने का मतलब जो ह्यूमन कनेक्ट है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सक्सेस के लिए भी जरूरी है, लीडरशिप के लिए भी जरूरी है। और 3 लाख की फोर्स है ये, इसको मोटिवेटेड रखना, इसको वाइब्रेंट रखना, इससे रिजल्ट लेना, किसी भी फ्रंट पे लगा लेना, ये कितनी, देखिए संगम नोज पे भी ये सब डिप्लॉयड है आज की तारीख में। महाकुंभ पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो एक ह्यूमन कांग्रेगेशन है, ह्यूमन गैदरिंग है, उस ह्यूमन गैदरिंग में जो संगम नोज है, संगम नोज के ऊपर क्राउड कंट्रोल करना, लोगों को रेस्क्यू करना और किसी भी डिजास्टर या भगदड़ में उनकी जान बचा के लाना, उस टास्क में भी बीएसएफ को लगाया गया है, जो कि उसके लिए डे इन एंड डे आउट ट्रेंड नहीं है, उसका कोई और जॉब है। लेकिन इतना भरोसा प्रशासन ने किया है कि ये भूखे रह जाएंगे, 24 घंटे चाय नहीं पहुंचेगी ड्यूटी कर लेंगे, पानी में भीग जाएंगे, स्वेटर रजाई कंबल नहीं मिलेगा तब भी काम चला लेंगे, लेकिन अगर जिस परिस्थिति में खड़ा कर देंगे वहाँ लोगों की जान बचा के लाएंगे। मैं अभी संगम से होके ही आया हूँ 4 दिन पहले, मैंने देखा है कैसे लड़के ड्यूटी कर रहे हैं। मैंने कहा यार इसके लिए तो तुम, सिखलाई तुम्हारी नहीं है, कोई नक्सल एरिया से आ रहा है, कोई जम्मू से आ रहा है, कोई कश्मीर से आ रहा है। वो कह रहे हैं सर बड़ा सिंपल काम है, ये जो नोज पे रश है, क्राउड है, इसमें हम खड़े रहते हैं 24 घंटे, हमें कोई थकावट ही नहीं लगती, और जनसेवा करना हमारा काम है। कोई भी प्रॉब्लम बोल रहा है जो हमारे बश में, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो बड़ी वर्सटाइल फोर्स है और ऑल वेदर कंडीशन में ट्रेंड फोर्स है और बिना रिसोर्स के काम करने वाली फोर्स है, इसलिए कि इसका आत्मबल बहुत तगड़ा है। तो सर इंटरनेशनल इश्यूज, जैसे आपने ओसामा बिन लादेन का जो असैसिनेशन था, ओसामा बिन लादेन को कैसे अमेरिका ने ढूंढ के मारा, उस टाइप के जो आपने ऑपरेशन का जिक्र किया, वैसा ही एक ऑपरेशन हमारे भी भारत देश में हुआ, जिसमें आप एक लीडिंग और एक बहुत अच्छा आपका रोल रहा है। तो सर जो पार्लियामेंट अटैक हुआ, उस समय स्थिति क्या थी, और बाद में जो आपने गजी बाबा जैसे एक आतंकवादी को, जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी उस टाइम पर था, उसको ढूंढकर आपने ऑपरेशन में उसको न्यूट्रलाइज किया, उसको मारा, इस टाइप की सिचुएशन के लिए आप कितने मेंटली प्रिपेयर्ड थे, और क्या वो उस सिचुएशन में ग्राउंड जीरो की क्या मतलब स्थितियां थी कश्मीर में? देखिए भारत के आतंकवाद के इतिहास में 1990 से लेकर 2004 ये 14 साल बड़े लैंडमार्क ईयर्स रहे हैं। भारत की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, इंटरनेशनल मैप पे जो उस समय घटनाएं घटित हो रही थी, और कश्मीर सेंट्रिक जितने डेवलपमेंट्स हो रहे थे, जिसके पीछे पूरी पावर पाकिस्तान की थी, ये बड़े हिस्टोरिकल ईयर्स रहे हैं। उसको मैं संक्षेप में बताने की अगर कोशिश करूं तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भारत ऑलरेडी 1980 से पंजाब प्रॉब्लम जूझ रहा था, और ये वो वर्ष थे जबकि इंडियन लैंड बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं थी, यानी भारत के ज़मीनी सरहद की सुरक्षा फिजिकली बीएसएफ को पेट्रोलिंग, नाका एम्बुश के जरिए करना पड़ता था, और बॉर्डर्स का जो अलाइनमेंट है वो पिलर के थ्रू है, जैसा कि आपको पता है। लेकिन पाकिस्तान के तत्कालीन जनरल और प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक ने जो एक थ्योरी प्रोपाउंड करी कि ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स अंडर द ऑपरेशन टोपाज, उसमें उन्होंने यह बात समझ ली थी कि भारत के साथ फ्रंटल लड़ाई करना उनके बस की बात उनके नहीं है। बश की बात नहीं है और उचित भी नहीं है उनके लिए, उसके लिए वो रिसोर्सेज खराब करना है बस, और कुछ नहीं है। तो उन्होंने इंडिया को टारगेट करने के लिए हमारी फॉल्ट लाइन को चुना,
और हमारी फाल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करके छोटे छोटे ग्रुप में इंसर्जेंसी की लड़ाई शुरू करने का एक कॉन्सेप्ट बनाया। और उसी कॉन्सेप्ट का पहला चैप्टर था पंजाब। पंजाब ट्रायल ग्राउंड उनका सक्सेसफुल हुआ और पंजाब ऑलमोस्ट 12-13 साल तक हमारे लिए एक प्रॉब्लम अनरेस्ट में रहा रहा। है। और आज की तारीख में भी पंजाब पूरी तरह से सेटल नहीं है इंटरनली। पंजाब के हेल्थ में अभी भी जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं, जो खालिस्तानी माइंडसेट के लोग हैं, वो अभी भी इंडिया आउटसाइड इंडिया वो एक्टिव हैं ऑपरेट और करते अपनी हैं। अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसको अच्छी बात है कि हमारी सरकार बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल भी कर रही है। यह प्रॉब्लम चल ही रही थी कि 88-89 में कश्मीर प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब अफगानिस्तान से जब रशियन फोर्सेज वापस गई अपने बैरक में 1990 के आसपास, तो पाकिस्तान ने जितने मुजाहिद अफगानिस्तान के अंदर भेजे हुए थे तालिबानियों के साथ मिलके रशियन फोर्सेज के साथ लड़ने के लिए, उनको उन्होंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल के थ्रू कश्मीर के अंदर शिफ्ट किया। तो कश्मीर 1990 के बाद काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हुआ और फॉरेन टेररिस्ट फाइटर्स लोकल टेररिस्ट को हैंड होल्डिंग करके और वो बेसिकली कोशिश से कर रहे थे कि ऐसी सिचुएशन पैदा किया जाए कि पूरा कश्मीर हम भारत से अलग करा लें। ऐसे परिस्थिति में बीएसएफ को उतारा गया 1989-90 में कश्मीर के अंदर पूल करके बॉर्डर की ड्यूटी से। तो वो जब उतारा गया तो वो पूरी सिचुएशन नई थी, किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि कश्मीर में हो क्या रहा है और जो हो रहा है इसके पीछे फोर्सेज कौन है, जो लोग फॉरेन टेररिस्ट फाइटर आ रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या, किसी कुछ नहीं पता था। इस चीज़ का रीज़न क्या था सर, के लोगों को मतलब बीएसएफ जैसी एक फोर्स को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था? उसका रीज़न ये था कि बीएसएफ बेसिकली बॉर्डर्स की फोर्स थी और बॉर्डर पे ही तैनात रही है जी। और लाइन ऑफ कंट्रोल पे रही है। लेकिन कश्मीर में हिंटरलैंड के अंदर हमको काम करना था, श्रीनगर सिटी जो कैपिटल है उसके अंदर हमको डिप्लॉय होना था और वहाँ के टेररिज्म को कंट्रोल करना था, रूरल एरिया के टेररिज्म को कंट्रोल करना था। और जब आप कंट्रोल करते हैं तो टेररिज्म कंट्रोल करने में पब्लिक आपकी इंटरफेस होती है, यानी आप जनमानस पॉपुलेशन के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन जो बीएसएफ का ड्यूटीज एंड टास्क है वो एक्सट्रीम ऑफ द बॉर्डर लाइन पे है, जहाँ पॉपुलेशन नहीं है या पॉपुलेशन बहुत कम है। तो वहाँ आपके पास एक फ्रीडम हो जाती है कि वहाँ आप फ्रीडम होती है और एक जनरल पब्लिक के अंदर ड्यूटी देना, पब्लिक से अलग हट करके इंटीरियर में ड्यूटी देना, दोनों में थोड़ा अंतर हो बहुत फ़र्क जाता है। होता है। आप कैसे पहचानेंगे कि कौन आदमी एग्जैक्टली आतंकवादी है, कौन आदमी एक सिविलियन है? एक तो आतंकवादी और नॉन आतंकवादी दोनों के पहचान की बहुत बड़ी बहुत बड़ी क्राइसिस। क्राइसिस है। उसके बाद पब्लिक एजिटेशन। और जहाँ भी इस तरह की फोर्सेज लगती हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को डील करने के लिए, वहाँ पर बहुत सारे कोलेटरल ऑपरेशंस भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस भी करते हैं जिसको कि जनरली पब्लिक लाइक नहीं करती। आपके घर की तलाशी ली जाए, आपको भोर में 4 बजे आपकी तलाशी ली जाए, आप भी पसंद नहीं करेंगे, हम भी पसंद नहीं करेंगे। तो इस टाइप के इमोशनल अप्स एंड डाउन्स को भी बीएसएफ को हैंडल करना था, पब्लिक एजिटेशन को हैंडल करना था और ओपन फायरिंग होती थी। आप डिफेंसलेस खड़े हैं, कोई मोर्चा नहीं, कोई शेल्टर नहीं, आपके रहने के लिए कोई बैरिक नहीं, आपका कोई कैंटोनमेंट एरिया नहीं, आप खुले आसमान में हैं, आपको उसी में मोर्चेबंदी भी करनी है, आने वाली गोली से बचना भी है, टेररिस्ट को फ्लश आउट भी करना है, अटैक्स भी हो रहे हैं, कितने टेरर ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप हैं, कितने मॉड्यूल हैं, उसका कोई इंटेलिजेंस नहीं है आपके पास। आम पब्लिक के को मरने से भी बचाना है कि कोई इनोसेंट सिविलियन की लाइफ न चली जाए, नाम भी ना बदनाम हो, और वहाँ पर आपको फुटहोल्ड स्थापित करना है। यानी एक ऐसी टेरिटरी में आपको भेजा गया जहाँ पर एक एक मोर्चा, एक एक बंकर बनाने के लिए आपको रात रात भर कोशिश करनी पड़ती थी कि श्रीनगर सिटी के अंदर हम कैसे फुटहोल्ड बनाएं। अब किसी नूक कॉर्नर, किसी गली रोड पे जा रहे हैं, फायर आ रहा है, अब क्या करेंगे? मस्जिदों से फायर आ रहा है, जियारतों से फायर आ रहा है, लोगों के घरों से फायर आ रहा है, जस्ट टू किल द सिक्योरिटी फोर्सेज। ऐसे कंडीशन में स्टेप बाय स्टेप अपना फुट होल्ड बनाना और पूरे श्रीनगर शहर को अपने कब्जे में लेना कि मैं अपने मोर्चे, अपने कंपनी हेडक्वार्टर, बटालियन हेडक्वार्टर, प्लेटून हेडक्वार्टर से चलूंगा तो मेरा रूट क्लियर होगा, किसी को फायर करने की हिम्मत नहीं होगी। ऐसे परिस्थिति में बीएसएफ ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया और इंटरनेशनल लेवल पर घटनाक्रम चल रहा था। जैसा कि आपको पता है, मौलाना मसूद अजहर का फेक पासपोर्ट पर वाया ढाका इंडिया में घुसना, अनंतनाग साउथ कश्मीर के अंदर अंडरग्राउंड टेररिस्ट का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उसके बाद
उसका बदकिस्मती से पकड़े जाना, वो कैच भी बीएसएफ का ही है अनंतनाग चौराहे पे, उसका जेल जाना, उसके बाद गाजी बाबा का 1994-93 में इंडिया में एलओसी के थ्रू एंटर करना, और हरकतुल मुजाहिदीन के बैनर के तहत तहरीकुल मुजाहिदीन, हरकतुल जिहाद इस्लामी, उसके बाद जितने फॉरेन बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे उनके उनके पूरे मॉड्यूल इस्टेब्लिश करना कश्मीरी लोकल लड़कों को लेकर के, जिसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन तो सर वो फ्रंट के लोग थे। इतने सक्सेसफुल कैसे हो पाए आपकी नज़र में कि उनके वो इस टाइप सक्सेसफुल का से? मुझे लगता है रीज़न ये था कि एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल से इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ, ह्यूज इन्फिल्ट्रेशन हुआ। इजी था उस टाइम पर ज़्यादा? उस समय ईजी था, उस समय ईजी इसलिए था कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के गैप्स थे वो भी फेंस नहीं थे, और वो एरिया इतना डिफ़िकल्ट है, इतना इनहॉस्पिटेबल है, रिवराइन है, नालाज हैं, ट्रिबुलेट्स हैं, जंगल हैं, पहाड़ी हैं, कि उसको फिजिकली एनी अमाउंट ऑफ फोर्स कैन नॉट गार्ड दोज पैचेज फिजिकली। उसका फ़ायदा उठा के उन्होंने पीओके के थ्रू ह्यूज इन्फिल्ट्रेशन किया कश्मीर के अंदर, और 1988 के जनरल असेंबली इलेक्शन के बाद जो थोड़ा सा डिसकंटेंटमेंट पैदा हुआ, और सैयद सलाउद्दीन जो कि इस समय यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का चीफ है, पीओके में बैठा हुआ पाकिस्तान में, ये भी इलेक्शन में खड़ा हुआ था, तो जो एंटी इंडिया फीलिंग को अराउज किया गया, और उसको एक स्टूडेंट्स के तरफ से भी काफ़ी एजिटेशन का एक माहौल बनाया गया, और उस समय इतना प्रिपेयर्ड नहीं था कोई कि ये सिचुएशन अचानक इस लेवल पर आएगी, और जो फायरिंग शुरू हुई, जो हथियारबंद फॉरेन टेररिस्ट फाइटर्स घुसे, उससे क्या हुआ कि पब्लिक भी थोड़ी उनकी तरफ टिल्ट हो गई, क्योंकि जो आम जनमानस है ना, जिसका तराजू मजबूत होता है उधर ही तरफ उधर ही जाती चले है। जाते हैं। और कश्मीर थोड़ा सा जोग्राफिकली, हिस्टोरिकली, पॉलिटिकली थोड़ा सा मेन इंडियन लैंड से खुद को अलग मानता था, तो उस समय वो बड़े वो वल्नरेबल थे, यानी उनको एक्सप्लॉइट करना, उनको मेन स्ट्रीम से काट करके या तो मैनिपुलेट न्यूट्रल करना। बना देना कि आप ना तो भारत के पक्ष में बोलो ना भारत के विपक्ष में बोलो, एक तो न्यूट्रल ग्रुप हो गया, और एक ग्रुप होते हो गया सपोर्टिंग टू पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट। और उन्होंने अपने आप को ये प्रोजेक्ट किया, हम आपके सेवियर हैं, हम तो मुजाहिद हैं, हम इस्लाम के सेवियर हैं, हम इस्लाम के ध्वजवाहक हैं, आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ये तो हिंदू राजा होता था जेएनके का, और जो पॉपुलेशन थी वो कश्मीरी थी, और 370 आर्टिकल 370 को लेकर के एक स्पेशल स्टेटस को लेकर के बात होती थी, आम कश्मीरी मेन लैंड से डिफरेंट होता है, इस टाइप की बातों को लेकर के उन्होंने काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन किया, और इस एक्सप्लॉयटेशन का असर ये हुआ कि लोकल नेता लोग उसमें शामिल हो गए कि नहीं, ये तो इससे बहुत अच्छा टाइम है, और यही टाइम है कि आप जेएनके को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं या पाकिस्तान के साथ कर सकते हैं। और ओवरनाइट जो फॉरेन टेररिस्ट फाइटर आए इंडियन टेरिटरी के अंदर, उनका कोई हमारे पास डोजियर नहीं था, उनकी कोई क्राइम हिस्ट्री, उनका कोई टेरर रिकॉर्ड हमारे पास नहीं था, ये सब लोग नए चेहरे थे। वो तो बाद में चल कर के जब जैसे जैसे लोग पकड़े गए, गिरफ्तारियां हुई, उनके इंट्रोगेशन हुए, और उससे बहुत सारी चीज़ें हमको मिली, बहुत सारे घटना से हमको ये चीज़ जानकारी मिली कि बेसिकली ये पूरा कंप्लीट टेम्पलेट चल क्या रहा है, इसके पीछे पूरा नैरेटिव क्या है। और इसको करने में थोड़ा समय लगा, 1 साल 2 साल लगा, जब फोर्सेज इस्टेब्लिश हो गई तो पूरा सिचुएशन अंडर कंट्रोल ले लिया। तो ये बड़ी एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी जिसको किसी ने सोचा नहीं था। तो सर कश्मीर सिचुएशन में जो आपकी भूमिका थी वो क्या थी सर? कश्मीर सिचुएशन में जब डिप्लॉयमेंट हुआ 1994 रूरल कश्मीर, साउथ कश्मीर, तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि अनंतनाग और पुलवामा एरिया में जो रूरल एरिया में जो टेररिज्म है उसको कैसे आप कंटेन करेंगे। बहुत बड़ा फील्ड वर्क था जिसमें आर्मी की रेगुलर बटालियंस डिप्लॉयड थी, और उस समय राष्ट्रीय राइफल बना नहीं था, तो जो रेगुलर इन्फेंट्री बटालियंस थी वो थी, बीएसएफ थी, और सबका इंडिपेंडेंट काम था। और ऐसी परिस्थिति थी कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और जेके पुलिस की फंक्शनिंग लगभग पैरालाइज्ड हो चुकी थी, यानी नाम मात्र का दफ्तर चलता था, तहसीलदार ऑफिस, कानूनगो ऑफिस, लेखपाल ऑफिस, एसडीएम ऑफिस सब पैरालाइज थे। ऐसी परिस्थिति में लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, रोड और ट्रैक को सेफ रखना, मूवमेंट को चलाते रहना,
इसके अलावा जो सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट है उनको सेफ चलाना, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और जो लोकल टेरर मॉड्यूल्स, लोकल कश्मीरी लड़के फॉरेन टेररिस्ट फाइटर के साथ ग्रुप बना करके सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक करते थे, पॉलिटिशियंस पे अटैक करते थे, प्रोटेक्टेड लोगों के खिलाफ अटैक करते थे, आईवी के रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ अटैक करते थे। इनको सीख करना, सर्च करना, इंटेलिजेंस हासिल करना, डिस्ट्रॉय करना, ये हमारा सीधा काम था। हम लोग बिल्कुल कॉम्बैट रोल में थे, सर्च, सीक, डिस्ट्रॉय। जो पकड़े जाते थे उनको फिर एज पर लीगल प्रोसीजर उनको पुलिस स्टेशन को हैंड ओवर करते थे। और उसके साथ साथ हम सीखते भी थे कि बेसिकली इस टेरर मॉड्यूल के पीछे पूरा स्कीम क्या है पाकिस्तान की, जो बाहर के फॉरेन टेररिस्ट फाइटर आए हैं उनकी क्या सोच है, उनके पास वेपन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, उनकी क्या स्ट्रेटजी है, आगे उनका क्या टारगेट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो 1994 में आपको पता होगा मौलाना मसूद अजहर जब जेल चला गया जी। तो उसको छुड़ाने के लिए बड़ी कोशिशें हुई पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें 3 फॉरेन टूरिस्ट को 1994 में किडनैप किया गया था। उसके बाद अगस्त 1995 में 6 फॉरेन टूरिस्ट को अनंतनाग, आड़ू, पहलगांव से किडनैप किया गया था। और उन्होंने अंडर जिसको कहते हैं बिहाइंड द कर्टेन ने नेगोशिएट करने की कोशिश की थी कि इसकी रिहाई के बदले आप मौलाना मसूद अजहर को इंडियन जेल से फ्री कर दो, क्योंकि उनके लिए बहुत ही प्राइज रेडिकल इवेंजलिस्ट था, जिसके अंदर एक बहुत बड़े मुस्लिम आबादी को प्रभावित करने की क्षमता थी। उसके बातचीत और भाषण का इतना ज़बरदस्त इफेक्ट था कि लोग बहुत जल्दी रेडिकलाइज होते थे। जी। उसके बाद लास्ट में उन्होंने IC-814 को हाईजैक किया त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू से, जबकि वो दिल्ली आ रहा था। 24 दिसंबर 1999 टेररिस्ट मिलेनियम गिफ्ट देना चाहते थे, क्योंकि दशाब्दी नहीं शताब्दी बदल रही थी। 1999 2000 होने जा रहा था, और शायद ये उनकी बड़ी ही सक्सेसफुल, ये उनका बहुत बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन कहा जाएगा, क्योंकि इट वाज अ मिलेनियम एम्बेरसमेंट टू आवर कंट्री, इट वाज अ मिलेनियम डिस्ग्रेस, जो कि जिस पे सवाल आज भी पूछे जाते हैं कि वो टेररिस्ट जो छोड़े गए वो काफ़ी पोटेंशियल थे, और उन्होंने बाद में चल के इंडियन सॉइल पे बहुत डैमेज भी बहुत किया। डैमेज किया। तो 31 दिसंबर 1999 को कंधार में जब एक्सचेंज IC-814 का हुआ, तो उसके बदले हमने 3 आतंकवादी हैंड ओवर किए, मौलाना मसूद अजहर, सैयद मोहम्मद उमर शेख और मुश्ताक अहमद जरगर। उसके ठीक 20 दिन बाद 21 जनवरी 2000 को मौलाना मसूद अजहर ने बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद नाम के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी। वो हरकतुल मुजाहिदीन का ऑलरेडी चीफ था, लेकिन ओवरनाइट इंडियन जेल से छूट के गया था, तो उसका बहावलपुर में इतना इस्तकबाल हुआ, इतना पब्लिक ने उसको रिस्पेक्ट दिया, और उसके खुशियों में इतनी ताली बजी, उनके हीरो बन गए। हीरो बन गया, ओवरनाइट हीरो। और उसका यह था कि हम क्यों नहीं एक नई तंजीम खड़ा करें जो एक नए फॉर्म में हो, नए रूप में हो। और पुरानी तंजीमों के खिलाफ बैन भी लगने लग गया था, इंटरनेशनल बैन, उससे बचने के लिए तो जैश ए मोहम्मद की स्थापना की। और 20 जनवरी 2000 की जैश ए मोहम्मद जो बनी, आज 2025 चल रहा है, अभी भी कश्मीर में सबसे एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है। 25 साल हो गए, क्वार्टर सेंचुरी बीत गई। एक पोटेंशियल टेररिस्ट आपके लिए कितना डेंजरस हो सकता है, आप इसका अंदाज़ा लगाइए। और उसका जो दूसरा टेररिस्ट था सैयद मोहम्मद उमर शेख, किस लेवल का, ब्रिटिश बार्न पाकिस्तानी नेशनल, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को पढ़ा हुआ, जिसको कि छोड़ना पड़ा। उसने बाद में चल के ज्यूज जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल का मर्डर किया था, जिसको कि वॉल स्ट्रीट जर्नल का वो बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, जो कि पीछा कर रहा था टेरर एंगल पे स्टोरी लिखने के लिए। उसको ल्योर करने के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया, एंड ही वाज बिहेडेड। माइटी हार्ट पिक्चर बनी थी जोला भट्ट की, इसी घटना पे बनी है। और हमारे यहाँ उमरता नाम की एक मूवी बनी है, वो उसी की लाइफ पे बनी है। और सोचिए कि 9/11 जो घटना हुई अमेरिका में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो उनको ट्विन एयरक्राफ्ट उसको हिट किए, उसमें थर्ड एयरक्राफ्ट हिट नहीं कर पाया, क्योंकि कॉकपिट में जो पायलट था उससे और पैसेंजर के बीच में स्कफलिंग शुरू हो गई थी। जी। तो वो जहाज बे पे ही, समुद्र के बे पे ही गिर गया गिर था। गया उसका था। पायलट था मोहम्मद अट्टा।
उसकी फैमिली को ह्यूज फंड ट्रांसफर करने में कितना बड़ा हाथ रहा सैयद मोहम्मद उमर शेख का, कि रैंसम मनी को उसने उसके फैमिली को ट्रांसफर तब किया था जबकि उस डिसाइड हो चुका था कि ये आदमी अटैक करेगा। इसका मतलब ही वॉज वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद उसामा बिन लादेन। वो इतना पोटेंशियल टेररिस्ट था। और उतना ही नहीं, खुद के राष्ट्रपति मतलब जनरल परवेज मुशर्रफ वाज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। 2005 में जो रावलपिंडी में इनके कारकेट पे अटैक हुआ वो भी सैयद मोहम्मद उमर शेख का ही प्लान था। क्योंकि ऐसी कोई भी लीडरशिप जो कि एक रिवॉल्यूशनरी डिसीजन लेकर के दो नेबरिंग कंट्रीज के बीच जो तनाज़े हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, उसको रिजॉल्व करने का किसी ने भी अगर विल दिखाया, वो इन सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कभी मंजूर नहीं रहा है। और बिकॉज पाकिस्तान में उनका रूल चल रहा है। वही उनका सर्वाइवल है। दे डीपली बिलीव इन जिहाद, किलिंग्स, इनोसेंट किलिंग्स। हमारा जिहाद का परचम लहराएगा, नॉन बिलीवर्स को मारेंगे हम, हमारे लिए कोई पीस टाक नहीं है, ये इनका सिंगल एजेंडा है। तो ये पोटेंशियल टेररिस्ट दोनों थे। तीसरा तो जस्ट कश्मीरी कलर देने के लिए उन्होंने मुस्ताम अहमद जरगर को एक्सचेंज में मांगा था। और जो जैश ए मोहम्मद बनी तो उसका मेन कश्मीर सॉइल पे गाजी बाबा वाज होल्डिंग द इंटायर ऑपरेशन बिकॉज ही वाज द ऑपरेशनल चीफ ऑन कश्मीर सॉइल। और उसने 2001 जनवरी में जी टीवी को एक इंटरव्यू दिया था लाइव कैमरा पे, जैसे हम लोग लाइव बात कर रहे हैं। और उस समय उसने इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने वाले संवाद को खारिज किया था। उसने बोला था कि सियासतदान लोग अपनी सियासत चलाते रहें, हम अस्करी के लिए आए हैं, हम यहाँ पर गन लेकर के फाइट करने आए हैं, हमारा वो काम जारी रहेगा। और आने वाले दिनों में हम कोई बहुत बड़ा सेंसेशनल अटैक भी करेंगे, बड़ा स्टाइलिश अटैक करेंगे जिसको देख के आप दंग रह जाएंगे। और मुझे लगता है कि वो ये बात काफ़ी कन्विक्शन से कहा। और 1 अक्टूबर 2001 को जेएनके असेंबली अटैक हुआ, दिन दहाड़े हुआ। वो पूरा ऑपरेशन बीएसएफ ने हैंडल किया था। और उस ऑपरेशन में भी 2 ऑफिसर, आईजी सीएसडब्ल्यूटी इंदौर भास्कर सिंह रावत और करनी सिंह शेखावत आईजी साउथ बंगाल, ये दोनों फिजिकल रूम टू रूम फाइटिंग ड्रिल के अंदर पार्टिसिपेट किए थे। बहुत ही बहादुरी का काम किया था। बीएसएफ की शहादत भी हुई थी, बस सन डाउन होने से पहले पहले बीएसएफ ने सारे टेररिस्ट मार डाले थे। और उसके बाद 2 महीना ज्यों ही गुजरा, 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट पे दिल्ली में उस समय अटैक हुआ जब पार्लियामेंट सेशन में थी। 242 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदन के अंदर बैठे थे। उपराष्ट्रपति का भाषण खत्म हुआ था, उनका कारकेट बाहर निकल रहा था। 5 पाकिस्तानी सुसाइडर का दस्ता रीडिजाइंड एम्बेसडर कार पे फेक गृह मंत्रालय के एंट्री का पास चिपका के, और उन्होंने पूरे संसद को खून के तालाब में बदलने की कोशिश की। अटैक नाकामयाब हुआ, हमारे कर्मचारियों और बहादुर जवानों की शहादत हुई, बट अटैक सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसका दूसरा पहलू देखिए, उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अडवाणी जी का बयान था कि हैड दिस अटैक बीन सक्सेसफुल, द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट कुड हैव बीन टर्न्ड इनटू पूल ऑफ ब्लड। और उसमें इंटरनेशनली जितने बड़ी कंट्रीज हैं सबने उस अटैक को बहुत कंडेम किया था, और जैश ए मोहम्मद ने उस अटैक को क्लेम किया था। और उस अटैक को इंडियन पार्लियामेंट में एग्जीक्यूट करने वाला गाजी बाबा था। तो प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट अटैक के लीगल फ्रेमवर्क के तहत पहला एफआईआर दर्ज हुआ था पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में। और एफआईआर नंबर 1 वही है, वो पार्लियामेंट अटैक केस जिसमें जस्टिस एस एन ढींगरा की स्पेशल कोर्ट में इसका ट्रायल हुआ था। और ट्रायल कोर्ट में गाजी बाबा वाज डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। He was the basic architect and the person who had designed the entire operation against the Indian Parliament. और उसके बाद वो मेन एक्यूज्ड बना, और उसको 17 महीने तक दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, इंडियन आर्मी, आईबी, इंटेलिजेंस एजेंसी, जेके पुलिस कश्मीर में खोजती रही। और वो समय आया अगस्त 2003 का, जब बीएसएफ ने ऐसा मौका दिया हमें। 61 बटालियन बीएसएफ, 193 बटालियन बीएसएफ डाउन टाउन के अंदर, हमने उसके डिप्टी चीफ सुसाइडर को उस दिन पकड़ा जिस दिन प्राइम मिनिस्टर सर खुद ही सिटी के अंदर थे, 27 अगस्त 2003, वाजपेयी साहब। तो उस दिन भी अटैक हुआ लाल चौक पे, ग्रीनवे होटल में सुसाइड अटैक।
बीएसएफ ने अर्ली मॉर्निंग तक सारे टेररिस्ट मारे। 143 बटालियन शायद थी लाल चौक में, उसमें उनकी जवानों की शहादत हुई। अगले दिन सवेरे शहीद जवानों का पार्थिव शरीर उनके घर भेजा जाना था और पीएम को भी सेम डे वहाँ से निकलना था दिल्ली के लिए। तो उनके निकलने से पहले वो कार्रवाई करके जब हम लोग लौट रहे थे तो उसी दिन हमें 28 अगस्त को जिसको सुसाइड मिशन लीड करना था उसको जिंदा पाकिस्तानी को पकड़ा और वहीं से शुरुआत हुई गाजी बाबा के कॉफिन में ठोके जाने वाली अंतिम आखिरी कील की। और वो शायद उसका समय पूरा हो गया था, लेकिन ये पूरा ऑपरेशन एक बहुत ही मेहनत कश जमीन पे काम करने और उसे निकलने वाले इंटेलिजेंस क्लू को जोड़ जोड़ के आगे बढ़ने की बड़ी विलक्षण कहानी है। बीएसएफ के कौन से पद पर आप उस टाइम तैनात थे, और वो ऑपरेशन जो आपने बताया अपने गजी बाबा को मारने का जो उसमें मैं सेकंड इन कमांड था, यानी बटालियन में जो कमांडेंट की पोजीशन होती है उनके डेप्टी की पोजीशन थी मेरी। मैं नंबर 2 पोजीशन में था, हायरार्की मेरी नंबर 2 की थी। तो जब ऑपरेशन हुआ तो कमांडिंग ऑफिसर उस समय छुट्टी पे गए थे, तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट बटालियन का उस दिन कमांड भी मैं ही देख रहा था। और बीएसएफ का जो ग्राउंड वर्क था बहुत ही लाजवाब था, क्योंकि बीएसएफ एक ऐसी फोर्स थी जो पिछले 12-14 साल से वहाँ फिजिकली डिप्लॉयड थी और बीएसएफ को पूरा जितना ग्राउंड का वाइब्रेशन था बीएसएफ को पता था। लोग आते जाते ज़रूर थे, लेकिन जो लोकल एरिया की डिटेल्स थी, इंटेलिजेंस में ऐसे सिचुएशन में क्या होता है जब टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही नहीं थी, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव था। तो बीएसएफ का जो ह्यूमन इंटेलिजेंस पे होल्ड था, हमारी जी ब्रांच इंटेलिजेंस ब्रांच भी थी, और जो बटालियन के जो नॉर्मल डिप्लॉयमेंट थे इनका पब्लिक के ऊपर बहुत अच्छा होल्ड था। पब्लिक में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, टेररिस्ट भी हैं और ऐसी भी बहुत अच्छी तादाद है जो टेररिस्ट को नहीं पसंद करते जी। तो आपको बेसिकली सपोर्ट वही देंगे जो आपके लिए सिंपैथी रखते हैं, जो आपके काज को सपोर्ट करते हैं। और ऐसी कभी भी सिचुएशन नहीं हुई है कि सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए ऐसी क्राइसिस हो गई हो कि कश्मीर में कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस ना मिले, ऐसा नहीं है। सिंपल ये है कि आप कितना कनेक्ट हैं, आपका ह्यूमन फेस कैसा है, पब्लिक आपको कितना ट्रस्ट करती है, आपके ऊपर एतबार कितना है उनका, और ये सब चीज़ बिल्टअप की जाती है, इसका कोई सिखलाई नहीं है। ये आपको ह्यूमन कनेक्ट को बिल्टअप करना पड़ता है। ड्यूटी देते हुए, अपने ड्यूटी के दायरे में रहते हुए आप लोगों से मिलना जुलना, उनसे रेपो बढ़ाना, उनके साथ जो कार्डियल रिलेशनशिप है वो रखना, उनकी भी परेशानी में मदद करना, तो उसी में से कोई न कोई निकल के आता है जो आपका हैंड होल्डिंग करता है जी। उसको फिर नर्चर करना, उसको एक इन्फार्मर के तौर पे डेवलप करना, डेवलप करने के बाद उस इन्फॉर्मेशन को बिल्टअप करना, ये सब काम बीएसएफ वहाँ ये पर सब कर रही थी। काम कर रही थी और इंडिपेंडेंटली कर रही थी। बीएसएफ ओके। का अपना खुद का ये पूरा एक मैकेनिज्म नेटवर्क था। 100% हमारी खुद का अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क था। हम किसी के नेटवर्क पे डिपेंडेंट नहीं थे, जी। लेकिन हाँ, बाकी एजेंसीज के भी इंट हमसे शेयर होते थे और इक्वली हम भी उनसे शेयर करते थे, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये हमारी बड़ी भारी स्ट्रेंथ ये थी कि सब डिटेल हमारे पाम पे था। लैपटॉप और पाम टॉप तो बाद में आया है, उस समय तो वाकई पाम पे ही सारी इंफॉर्मेशन थी। एक पॉकेट डायरी आपकी भरी रहती थी, उसको पता होता था क्या करना है, और अल्टीमेटली सक्सेस का कारण भी यही बना। सर, उस ऑपरेशन हम उस ऑपरेशन की रात पर आते हैं जब आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री वहाँ पर मौजूद हैं, उनका निकलने का समय हो रहा है और एक अटैक उसी टाइम हो गया। आपने उस अटैक में जो भी लोग पकड़े या मारे, उनसे जो भी इंटेल मिला, तो वो अगले 24 घंटे कैसे थे सर बीएसएफ के लिए? अगले 24 घंटे बहुत ही इवेंटफुल थे, क्योंकि 28 अगस्त को पिछली रात हुए शहीदों के पार्थिव शरीर को उनके नेटिव प्लेस भेजना था, उनको रेस्पेक्ट दे करके, जो हमारे फोर्स का सिस्टम है। और जो वीआईपी, अति विशिष्ट वीआईपी, देश के प्रधानमंत्री को भी उस दिन सेफ कश्मीर से दिल्ली आना था। उसी दिन जिंदा पाकिस्तानी सुसाइडर टेररिस्ट को हमने पकड़ने के बाद जो आगे का मिशन था वो बहुत ही इवेंटफुल था। इवेंटफुल ये था कि इतने इंपॉर्टेंट डेट पे ये आदमी पकड़ा गया, इसका मतलब है वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो मिशन दिया गया होगा वो हल्का फुल्का मिशन नहीं दिया होगा। बिल्कुल।
दूसरा गाजी बाबा उसमें ऑलरेडी हॉट प्रॉपर्टी बन चुका था, वो वांटेड था, इंडिया के लिए ओसामा बिन लाडेन था, वर्ल्ड में किसी भी संसद में पहली बार हमला हुआ था, और हमला के बाद प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ट्रायल कोर्ट की तरफ से डिक्लेयर हुआ था। आईसी 814 की घटना ऑलरेडी हो चुकी थी, तो काफी काशस चल रहे थे हम लोग भी। तो पाकिस्तानी टेररिस्ट इसने कॉन्स्पिरेसी की थी, उसका पकड़ा जाना हमारे लिए नाक का सवाल था। तो जो पाकिस्तानी हमको 28 तारीख को जिंदा मिला, उसी के इंट्रोगेशन इंटेलिजेंस से हम आगे बढ़े, और इतना मुझे पता था ये किसी बड़े ही सेंसेशनल नतीजे पे पहुंच रही है बात। फिर उसके हाइड आउट को हम लोगों ने रेड किया 28 की रात को, काफ़ी भारी मात्रा में हथियारों का ज़ख़ीरा बरामद हुआ, जो शायद उस 2-4 साल में उतना बड़ा पाइलअप ऑफ वेपन से स्टॉक शायद रिकवर नहीं हुआ होगा। और उसकी लीड लेते लेते हम लोगों ने कई सारे हाइड आउट साउथ कश्मीर में बस्ट किए, और बस्ट करते करते जिसने खुफिया जो हाइड आउट बनाता था कारपेंटर, वो हमारे हाथ लग गया, और उस कारपेंटर के इंट्रोगेशन से हम लोग गाजी बाबा के एक्चुअल मुकाम तक पहुंचे। और वो प्लानिंग हमने 29/30 की रात को किया। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री महोदय का 27 अगस्त को आना, 28 को उनका जाना, 28 को ही दिन में पाकिस्तानी टेररिस्ट का जिंदा पकड़ा जाना, 28/29 की रात को उसके कारपेंटर रेड, उसका हाइड आउट रेड करना और कारपेंटर को लाना, और 29 के दिन में पूरा इंट्रोगेशन हुआ, और 29/30 की रात को गाजी बाबा के गुप्त ठिकाने को रेड करके, और पाकिस्तानी आतंकवादी जो उसका सहयोगी था, इनको मार गिराना, ये एक सीक्वेंस कंटिन्यूड घटना थी, बीच में कहीं कोई रेस्पाइट नहीं था, कोई रेस्ट नहीं था। 96 आवर से लोग जगे हुए थे, 72 घंटे से सोया नहीं था कोई, 48 आवर्स का तो मसला ही नहीं था, क्योंकि 27 को अगर पीएम को लैंड करना है श्रीनगर में, तो 26 तारीख से तो आदमी डिप्लॉयड है, बिल्कुल जवान तो एक हफ्ते पहले से डिप्लॉयड थे रूट पे। तो जो लीडरशिप थी फोर्सेस की, जो सीनियर एचलान था, वो तो सोया ही नहीं था, क्योंकि बाकी की तो शिफ्ट बदल सकती है, जी, लेकिन उनको ऑफिसर्स तो क्लास, लगातार कमांड वो करना तो है। उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। कमांडेंट 2IC और रेडिंग पार्टी का क्या रिप्लेसमेंट, वो तो वही अफसर हैं। जी, थोड़ा उन्होंने नैप मार लिया, कुछ खा लिया, थोड़ा पैर सीधा कर लिया। और आईजी कश्मीर, डीआईजी कश्मीर, श्रीनगर एसएसपी साउथ, एसएसपी नॉर्थ, डीआईजी बीएसएफ, आईजी बीएसएफ, सारी हायरार्की इंट्रोगेशन के समय आ गई थी, और सबको लग रहा था कि जो जैश ए मोहम्मद का दस्ता पीएम के लैंड होने के दिन अटैक कर सकता है, और पीएम के वापसी की तारीख में भी सुसाइड मिशन की प्रिपरेशन की तैयारी रखे हुए है, इसका मतलब यह ऑपरेशन किसी बड़े ऑपरेशन की तरफ जा रहा है। हुआ वही कि उस रात के रेड में हम लोग उस मकान में घुसे, हमारा फ्रंटल इनकाउंटर हुआ, छुपे हुए टेररिस्ट को मार गिराया गया, जिसमें एक गाजी बाबा था, दूसरा राशिद भाई उसका डिप्टी था, तीसरा अंसार भाई जो पाकिस्तानी था, ऑलरेडी हमारे कैप्टिविटी में था। और एक ऐसा ऑपरेशन हुआ जिसमें किसी भी सिविल पॉपुलेशन को एक गोली नहीं लगी, नीट एंड क्लीन ऑपरेशन, एक्चुअल इनकाउंटर। हालांकि हमें इसकी कीमत अपने एक जवान के शहादत के तौर पे चुकानी पड़ी, शहीद बलवीर सिंह इसमें शहीद हुआ, जो मेरे गार्ड का लड़का था, और करीब 6-7 लोग माइनर इंजरी हुई थी, फैटल इंजरी हमारी हुई थी। और उसके बाद लेकिन जब सक्सेस के बारे में पता लगा, तो हमें लगा कि ये सारी कीमत कम है, वो सारी तकलीफ कम हो गई। हालांकि हॉस्पिटल ट्रीटमेंट का पीरियड बहुत लंबा चला, कई सालों तक चला। कितनी गोलियां लगी सर? हमें 7 गोलियां लगी थी स्टमक में, दाहिने लेग में, लेफ्ट चेस्ट में, दाहिने हाथ में। मेरा कोलोन निकाल दिया गया, एनल पाउच है जिसके बल पे मेरा नॉर्मल जो डाइजेशन वाला फंक्शनिंग है वो होता है। हाथ पार्शली फंक्शनल है, राइट लेग सेंसेशन लॉस है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो एक सक्सेस था, जो एक उससे मिली हुई ग्लोरी थी, जो फेम था, जो एक क्रेडिट मिली बीएसएफ के बटालियन में रह के काम करने सबसे की, बड़ी चीज वो वो सबसे सेटिस्फेक्शन के बड़ी, हमने देश के लिए जो देश के काम लिए किया, किया और जो किया वो इतना ही इम्पोर्टेंट था। वो इतना इम्पोर्टेंट जो था। किया वो इतना हमारे लिए सिग्निफिकेंट था। और इस इनकाउंटर के बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बयान दिया कि अमेरिका अभी तक 9/11 के आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को नहीं मार पाया है,
लेकिन हम बड़े ही गौरव के साथ कहते हैं कि हमारे संसद पे अटैक करने वाले आतंकवादी गाजी बाबा को सीमा सुरक्षा बल ने मार गिराया। तो बिना बीएस किसी इतने बड़े इंटेलिजेंस इनपुट के किसी ने किसी एजेंसी 24 से 48 घंटे के बीच सारी चीजें सारी हम कार्रवाई लोगों हो ने गई और सक्सेसफुली की। सक्सेसफुल राइट इन द den of गाजी बाबा व्हिच वाज इक्विप्ड विद सीसीटीवी विद नाइट विजन डिवाइस। ऐसी उस समय टेक्नोलॉजी होता उसने, भी नहीं था। सीसीटीवी का फुल फॉर्म नहीं पता था, वो तो अपने हाइड आउट में इसको फिट कर रखा था और ये हमारी फोर्स ने 17 महीने के अंदर कर दिखाया। पार्लियामेंट अटैक और गाजी बाबा को मारने के बीच का टाइम 17 महीने है और 9/11 और ओसामा बिन के लादेन के मारे जाने के बीच 6 साल का टाइम है। तो कहने का मतलब कि अगर इन फोर्सेज का सेक्रीफाइस ना होता, ग्राउंड वर्क मजबूत ना होता और हमें इसको मारना है, ये जज्बात नहीं होता, तो गाजी बाबा शायद और कई सालों तक हमारे यहाँ ब्लडशेड एक्टिव करता। रहता। यस। और वो जैश ए मोहम्मद देखिए अभी भी, और गाजी बाबा के मारने का इम्पैक्ट इतना हुआ कि 13 साल तक, अगस्त 2003 का इनकाउंटर है और 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस अटैक हुआ था, जैश ए मोहम्मद ने किया था। 13 सालों में जैश ए मोहम्मद की कमर नहीं सीधी हुई कश्मीर के अंदर, इतनी बड़ी उसकी लीडरशिप मारी गई। उनको भी 13 साल लगा अपने काडर को दोबारा रिवाइव करने में। रीइंफोर्स करने में। हाँ, और आज संजोग से आपका 14 फरवरी है, पुलवामा अटैक की पुलवामा अटैक 14 anniversary। फरवरी 2019, काला दिन। काला दिन जैश ए मोहम्मद के षड्यंत्र से। और ये षड्यंत्र भी मौलाना मसूद अजहर के कजिन नहीं किया था, बड़गांव के अंदर था। और पुलवामा के काकापुरा के पास गुंडीपुरा गांव है, वहाँ के आदिल अहमद डार जो खुदकश कश्मीरी लड़का था, उसके थ्रू उन्होंने इक्को मारुति कार का जो ब्लास्ट किया था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 से ज़्यादा इनोसेंट जवान शहीद हुए थे, उनके आज शहादत का 6 साल है एग्जैक्टली पूरा हुआ। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि जैश ए मोहम्मद कितना ड्रेडेड ऑर्गेनाइजेशन है। इतना बड़ा जो मैसिव सक्सेस बीएसएफ के इस ऑपरेशन को मिली, इससे आप हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या आपका टेक अवे है इस ऑपरेशन से? हम यूथ हैं या कोई, हम पूरे भारत के जितने नागरिक हैं, बच्चे हैं, यूथ हैं, स्टूडेंट हैं, सब लोग अपने अपने किरदार में नेशनल बिल्डिंग में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। किसी भी प्रोफेशन में जो कोई है वो नेशनल बिल्डिंग के लिए ही काम कर रहा है। लेकिन सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि आप नेशनल प्राइड से जुड़ी हुई सिक्योरिटी इशू में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और इस कंट्रीब्यूशन में आपको यश भी है, गौरव भी है, आपका इसमें आपका एक तरह से सम्मान है और आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि मैं इस ग्लोरी का पार्ट हूँ, मैं इस हिस्ट्री का पार्ट हूँ। तो ये इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको हर जगह नहीं मिल सकती। दूसरा इशू है कि क्रिटिकल सिचुएशन में आप मैन मैनेजमेंट करते हुए, लीडरशिप करते हुए, लीड फ्रॉम द फ्रंट, आप फ्रंट में लीड करते हुए एक रिस्क से भरे हुए ऑपरेशन, जिसमें आपको पता है डेथ हो सकती है, ये सीरियसली इंजर्ड हो सकते हैं, यू कैन लूज योर लाइफ कैन बी कट शॉर्ट, आप उसके सीधे शिरकत ले रहे हैं उसमें, आप उसके सीधे पार्ट हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्राइड की बात है, आपको हर जगह नहीं मिल सकता जी। और अगली बात है कि जो टीम वर्क है, ये सब सिंगल ग्लोरी नहीं है, किसी एक आदमी का सिंगल अचीवमेंट नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने एक अपॉर्चुनिटी दी ऐसे जगह काम करने की, और उस अपॉर्चुनिटी को आपने टीम की वजह से कन्वर्ट किया। अगर ये पूरी टीम ना होती, सबका इसमें एक एक ऑपरेटर, एक एक सिपाही, जवान, ऑफिसर, सबका अपना रोल है, क्योंकि इतने बड़े ऑपरेशन को आप अकेले नहीं कर सकते, ये कोई सोलो कमांडे ऑपरेशन नहीं है, पूरी टीम परफॉर्म करती है। और परफॉर्म सिंपल नहीं है कि ठीक है कोई यज्ञ है उसमें आप हवन डाल रहे हैं, हवन डालना और उसका भागी बनना अलग बात है, इसमें हर आदमी का जज्बात भी शामिल है, विल टू फाइट शामिल है। आपने सर एनआईए के एक्सपीरियंस ने आपको क्या सिखाया सर? एनआईए के एक्सपीरियंस ने सबसे बड़ी बात तो ये सिखाई कि बीएसएफ में रहते हुए मैं एक कॉम्बैट रोल के लिए मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने किया जी। मैंने टेररिस्ट जो कि अटैक करता है, जो सुसाइड मिशन में जाता है, जो हमारे पर गोली चलाता है, ग्रेनेड चलाता है और हमला करता है, हमने बेसिकली उसको डील किया ज़्यादा, उसकी एक आध हायरार्की ऊपर तक डील कर लिया, जिसको आज के भाषा में बोलते हैं फुट सोल्जर। जी।
फुट सोल्जर जो ग्राउंड जीरो में खुद को एग्जीक्यूट करता है वो टेररिस्ट है। लेकिन एनआईए का जो सबसे बड़ा फायदा रहा कि इस पर्दे के पीछे कॉन्स्पिरेटर कौन है, यानी इस पूरे फुट सोल्जर की जो आर्मी है इनको तैयार कौन कर रहा है, ब्रेन कौन है, ब्रेन कौन है, फाइनेंसर कौन है, इनका फंड प्रोवाइडर कौन है, इनका शेल्टर प्रोवाइडर कौन है, इनको लॉजिस्टिक्स कौन दे रहा है, इनको वेपन कौन दे रहा है, इनको मोटिवेट कौन कर रहा है, इनको इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, बैक एंड पूरा। बैकएंड जो बैकअप सपोर्ट है टेररिज्म का, जिसको कहते हैं कि पूरा एक नेक्सस है, जो कॉन्स्पिरेसी का नेक्सस है, जो परपेट्रेटर्स हैं उनकी जड़ तक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पहुंचना वो और सब पर्दे एनआईए के ने आपको पीछे की सिखाया। स्टोरी जो है जी। अब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फुट सोल्जर तो आप मार लेंगे, लेकिन फुट सोल्जर के जो पीछे ब्रेन है ना, जो सपोर्ट है, उनका न्यूट्रलाइज होना बहुत जरूरी है, उनका पकड़े जाना जरूरी है, उनको एक्सपोज होना उनका बहुत जरूरी है। फुट सोल्जर को आप मार लेंगे, उन्होंने दूसरा फुट सोल्जर का ग्रुप तैयार कर दिया। तो ब्रेन बिहाइंड द मशीन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट यू लर्न इन बीइंग इन एनआईए, हाउ टू डील इट थ्रू इन्वेस्टिगेशन। और वो एक काफी बड़ा सर, इतने सालों के सफर में जो आपने सीखा, वो एक चीज जो आप यूथ को, आज के यूथ को देना चाहें एज अ सिविलियन और एज अ सोल्जर, वो क्या चीज होगी सर? मैं यूथ को ये बताना चाहूंगा कि वो अपने करियर प्रोग्रेशन पर फोकस करते हुए सबसे पहला रिक्वायरमेंट मैं फील करता हूँ कि उन्हें मेंटल स्ट्रांगनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इसको एक पॉइंट आपने बोला इसलिए मेंटल स्ट्रांगनेस वर्ड यूज़ किया, अदरवाइज मैं कुछ और चीज़ भी यूज़ करता। जी। वो इसलिए कि आपके लाइफ में कदम कदम पे आपका टेस्ट होगा। आपका टेस्ट होगा आपके क्लास में, आपका टेस्ट होगा आपके पीयर ग्रुप में, आपका टेस्ट होगा रिजल्ट में, आपका टेस्ट होगा एडमिशन में, आपका टेस्ट होगा जॉब में। और जॉब में भी आप आ गए तो जॉब किसी बॉस के अंडर करेंगे आप, वो भी एक आपका टेस्ट है। तो अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं और आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप सरवाइव नहीं कर सकते, और सरवाइव करेंगे भी तो आप बहुत सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो मेंटल रोबस्टनेस, मेंटल स्ट्रांगनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट मैं कहना चाहूँगा रैट रेस की स्पीड फास्ट है आज की लाइफ बहुत ज़्यादा। यूथ बड़ा क्विकली कोई चीज़ अचीव करना चाहती है, जिसको कहते हैं कि रेडीमेड। आप एयरक्राफ्ट में ट्रेवल करते हैं, रेडीमेड टी का किट आता है, गर्म पानी में किट को फाड़ फाड़ के डाल देते हैं, चाय बन जाती है। मैगी हम स्टीम पे चढ़ाते हैं, मैगी तैयार हो जाती है। इसको इसको कहते हैं क्विक फूड। मतलब लाइफ में सॉल्यूशन है क्विक चीज़ों के लिए, लेकिन जो लाइफ की पूरी जर्नी है ना वो इतनी क्विक नहीं है। तो स्पीड फास्ट ना हो। दूसरा, करियर में हर आदमी बहुत टॉप पे चला जाएगा ये भी जरूरी नहीं है। करियर एक लैडर है, हर लैडर पे कुछ कुछ लोगों को सेटल होना है। तो अपने कॉम्पिटेंस के हिसाब से आप जहाँ हैं वहाँ सेटल होइए, पेशेंस रखिए, और जो हमारी अपनी ट्रेडिशन, कल्चर और जो हमारी इनहेरिटेंस है उसको आप वैल्यू दीजिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही इंसाइटफुल और इंस्पिरेशनल बातें हमें बताने के लिए। और जो भी आपकी जर्नी रही है, जिस तरीके से आपने इतने महान ऑपरेशंस में अपना रोल अदा किया हमारे देश के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए, एक ये बहुत बड़ा मैसेज है। और हम यही चाहेंगे कि आप जैसे और सोल्जर्स हमारे देश में और जन्म ले और इस टाइप के महान कार्यों को करते रहें, ताकि हमारे देश की जो ग्लोरी है वो पूरे विश्व भर में और ब्राइट होती रहे। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू नाथ। देश जो है टैलेंट और बहादुरों से भरा हुआ है। हम तो इस पूरे सिस्टम के एक छोटे से पुर्जे हैं। हम ऐसा कभी नहीं मानते कि हमने कोई बहुत बड़ा काम किया। हमने अपने कर्तव्य पे जो काम था वो करने की कोशिश की। तो कहते हैं कि इस रास्ते पे चलते सब हैं, किसी किसी को ग्लोरी चुन लेती है तो हमें चुन ली होगी। बाकी एज ए कॉमन सोल्जर, एज ए कॉमन पर्सन ऑफ द border security force, tried to accomplish the task whatever was assigned to me. And with these words, Jai Hind, Jai Bharat, Jai BSF. जय Thank you हिंद, so much. जय भारत सर। थैंक Thank यू। you. Thank you.